होने के बावजूद दो ऐसे केस जिसके कोई मायने नहीं, जिसके कोई आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल, मुझे शहर बदल करवा दिया। और उस वक्त तो उसने भी चैलेंज किया कि अब मैं इसको नहीं आने दूंगा, लेकिन मुझे मेरा अल्लाह की जात पे भरोसा था और मैं शहर में वापस पलट गया। 2022 में जब मैं शहर में आ रहा था, मैंने एक्सपेरिमेंट खत्म करवा के तब भी उसका पेट नहीं भरा। अपने कुछ चेले चपाटों को झूठा एक FIR करवा के मुझे जेल पहुंचा दिया, मुझे 40 दिन जेल भेज दिया। फिर भी मैं लौट के आया। तो मैं आज ये स्टेज के उससे उस MLA को बोलना चाहूँगा कि तू सोनार है और मैं लोहार हूँ। तूने 2019 में पहला केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2020 में दूसरा केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2021 में मुझे तड़ीपार करवाया, मैं पलट के आया। तूने 2022 में मुझे जेल भिजवाया, मैं पलट के आया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 2024 में मैं तुझे रिटर्न करूंगा और तू पलट नहीं पाएगा। एक लोहार था और हमारे पार्टी के हमारे इम्तियाज जलील साहब का जिस तरीके से हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे कि इम्तियाज भाई एक ऐसे मुस्लिम MP है जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान कहता है कि हमारे MP है तो हमारे हक के लिए लड़ते। आप देखते हो कि 24 घंटा 24/7 आज कोई अगर रोड पे MP होने के बावजूद कोई अगर बिना चप्पल के रोड पे निकल जाता मजलूमों के साथ उनकी आवाज बंद करके, तो मुझे फख्र है कि वो हमारे MP इम्तियाज जलील साहब है। और उनके नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह ताला MIM मुंब्रा यहाँ पर मुंब्रा की टीम से 6 पठान नहीं, मुंब्रा का हर एक पर्सन, जावेद सिद्दीकी, शाह आलम भाई, शोएब डोगरे, जितने हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, मुशीर, अदर भाई, असलम भाई, नबी भाई साहब इंशाअल्लाह ताला उसी तर्ज पे उनकी तरह आवाम की खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जब मैं कह रहा हूँ इसे लौटाएंगे, इसके नगर लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब यहाँ से पार करेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरी बात को बहुत कम वक्त है, इम्तियाज जलील साहब को सब सुनने आया। मैं खुद चाहता था कि वो 9 बजे से 10 बजे तक तकरीर कर, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बहुत कम वक्त बचा है। अभी इंशाअल्लाह ताला उन्हें सुनते इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वापस से एक बड़ा जलसा रख करके इंशाअल्लाह MIM की मुंब्रा की टीम यानी आप लोगों के सामने आएगी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपने अभी आज रैली हुई, हमारे 3-4 ऑफिस नहीं ओपन हुई, बाकी ऑफिसों पे हमारे MP साहब ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया कि बाकी जो ऑफिस है शहर में खुली थी, सब ऑफिसों को उन्होंने विजिट किया। आज भी वो जमीन पे रह करके, कहीं पैदल चल करके, कहीं बाइक से, कहीं गाड़ी से, तो कहीं फिर पैदल चल करके वो पहुंचे। अपनी तबियत खराब होने के बाद लोगों से मुलाकात की, अपनी मोहब्बत लोगों को दिखाई। मैं उसके लिए शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बातों को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह सौदा किया जाएगा, अब हिसाब बराबरी का होगा, क्योंकि अब वो दिन गए साहब सब आप दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ा करते, अब दूल्हे हम भी बनेंगे, घोड़ी हम भी चढ़ेंगे। वरना इतने सालों तक क्या कर रहे हैं, बारात उनकी निकल रही तो हम नाचने का काम कर रहे हैं बारात के सामने। अब तुम्हें नचाएंगे,
नाचना नहीं आता है तो सैफ पठान इनके लिए डांसिंग क्लासेस लगा लो, ठुमके कैसे लगाए। कब तक ये गुलामी की जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक? करो सौदा, करो नेताओं से बात, करो उनसे 4-6 महीने के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। राहुल गांधी की आंख में आंखें डालकर, शरद पवार की आंखों में आंखें डालकर उनसे कहो कि हम तुम्हारा साथ देंगे, विधानसभा तक साथ देंगे, अगर तुम्हारी पार्टी में 2 मुस्लिम एमपी चुना कर लेकर आए तो ला सकते हैं ना। हमसे क्या कहा? कोई मंत्र नहीं कहा। मैंने कहा कि पिछले 20 सालों से किसको वोट दे? आप ऊपर करो कौन? भाजपा को कितनों ने दिए वोट? हमने कहा किसी ने भी नहीं दिया। मैंने कहा शिवसेना को कितनों ने दिए वोट? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा वोट किसको दे रहे थे? बोले कांग्रेस को दे रहे थे। किसी ने पूछा वोट किसको दे रहे थे 20 साल से? तो बोले हम घड़ी को दे रहे थे, राष्ट्रवादी को दे रहे थे। मैं बोला 20 साल से चुनकर कौन आ रहा था? तुम वोट दे रहे थे कांग्रेस को, तुम वोट दे रहे थे शिवसेना को, जीत कर आ रही थी। तुम लोग वोट राष्ट्रवादी को दे रहे थे, कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन जीत कर शिवसेना आ रही थी। तब हमने उनको ये कहा कि अगर 20 साल से तुम्हारा वोट जाया हो ही रहा है, बेकार हो ही रहा है, तो एक बार नारे तकबीर ऐसा नारा लगाए, ऐसा नारा लगाए। किसी के दिमाग में आया था क्या? किसी के दिमाग में आया था क्या? एक बड़े नेता आए थे, बोले ये आमदार बन गया था वारिस पठान के साथ। 2014 में हम दोनों थे, हम दोनों थे, 2 थे, लेकिन कितनी बड़ी आफत थे कि आप असेंबली के अंदर देख रहे हैं। मैं छोटी आफत है तो बहुत बड़ी आफत में हो जाती है। ये खड़े रहता था तो मेरे को टेंशन हो जाता था कि आप क्या बोलने वाले थे। लेकिन हमने अपनी आवाम से सिर्फ यही कहा, इतने सालों से अगर तुम दे रहे थे अपना वोट और तुम्हारा वोट अगर जाया जा रहा है, शिवसेना जीत करा रही है, तो एक बार अपनी ताकत दिखाओ तो सही। एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाया कि शिवसेना के झंडे को उतार कर फेंका और मजलिस के झंडे को लहराया। मुंगरा जब देखता हूं, यकीन मानिए बहुत अफसोस होता है। मुझे अपने आप पे शर्म आती है। मुंगरा के नौजवानों के चेहरों को जब मैं देखता हूं, मुझे अपने आप पे अफसोस होता है। कहीं ना कहीं ये दर्द सताता है, कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे मन में आता है कि अगर मैं औरंगाबाद में कर सकता हूं तो तुम मुंब्रा में क्यों नहीं कर सकते थे मेरे भाई? क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, हमारा कैंडिडेट मतलब नहीं, फरिश्ता चाहिए, फरिश्ता चाहिए। उसके जरा से भी, उसके सफेद कुर्ते पे जरा भी दाग नहीं होना चाहिए। बाकी के चोर नीचे लफंगे कैसे भी हो, सब चलता है। हमारा बड़ा फरिश्ता चाहिए। किस किस के पीछे जाते हो? कब तक जाओगे? कब तक? एक बात तो ये समझ लो, मुंब्रा की आवाम, एक बात समझ लो, ये दौर शाहरुख खान का चल रहा है, धर्मेंद्र
जितेंद्र की कोई फिल्म आई तो चलती मार्केट में, किसकी चलती? नया स्टॉक मार्केट में लाओ, नए स्टॉक को एक बार आजमाओ मेरे भाई। बस आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई, वारिस भाई ने, सैयद मोइन साहब ने यकीनन एक बहुत ही संजीदा मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात की जो फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखता है, इसराइल से ताल्लुक़ रखता है। वारिस पठान ने ये बताया कि कर्नाटक के अंदर एक नौजवान लड़के को के ऊपर FIR रजिस्टर किया गया है क्योंकि उसने कहा कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। मैं कर्नाटक की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़के की तरह इम्तियाज जलील भी फ़लस्तीन के साथ और अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो कर्नाटक के उस बच्चे तक तो तुमने हाथ लगा दिए। अगर माँ का दूध पिए है तो इम्तियाज जलील तक पहुँच, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों में से हैं। हम इंसाफ और सच्चाई के साथ खड़े रहने वालों के साथ हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा, ये बताओ ये फ़लस्तीन और इसराइल का मसला क्या है? मैंने उसको बड़ी आसान भाषा के अंदर बताया। मैंने उसको ये बताया कि तू बड़ा ताकतवर है, तू बहुत ताकतवर है, तू हर रोज मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, और मैं खामोशी से बर्दाश्त करता हूँ, सहन करता हूँ। 1 महीने से तू थप्पड़ मारता है, 1 महीने के बाद जब मेरी सकती है और मैं दबा के तेरे को डॉक्टर डैन के थप्पड़ की गूंज देता हूँ वापसी में, तो वो हाल आज फ़लस्तीन ने तेरा करके दिखाया है। वो हाल तेरा फ़लस्तीन ने करके दिखाया है। उन माओं की कैफियत सोचिए, उन फ़लस्तीन के उन माओं की कैफियत। ये लोग तो जानते ही नहीं है कि तुम्हारा हमारा इतिहास क्या है। रोज टीवी के ऊपर ये दिखाते हैं कि इसराइल के साथ कौन है और फ़लस्तीन के साथ कौन है। अरे तुम हमारा इतिहास अगर जानते तो 350 का लश्कर लेकर चलने वाले 320 के उस इतिहास को जानो तुम। वो लश्कर, वो इतिहास तुम्हें याद नहीं है। अगर वो इतिहास तुम्हें पता रहता तो हमें फर्क कोई नहीं पड़ता है कि US किसके साथ है, UK किसके साथ है, उनके साथ कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन के साथ मेरा अल्लाह है। दोस्तों, मत कि मेरे बाजू बैठे करके उसमें हम कह रहे हैं कि नहीं साहब अब वो वक्त आ गया है। हम बिल्कुल हमारा हक लेके रहेंगे। अगर इंडिया को भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वंचित बहुजन आघाड़ी को, BSP को कमज़ोर मत समझिए।
हम अपने आप में अपनी ताकत रखते हैं। सर वो टीएमसी स्कूल जहां पर मुस्लिम बच्चे जाते हैं और हिंदू भी पढ़ते हैं, अब ऐसा मामला आया तो उनके लिए क्या सुझाव? नहीं, देखिए, मैं नौजवान बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि हम जब स्कूल के अंदर बड़े हुए थे तो हमारे दोस्त की जात, धर्म और मज़हब क्या था हमें पता नहीं था उसका। तो ये माहौल को स्कूलों के अंदर ना लेकर जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसकी शुरुआत पिछले साल इसी महीने में 2000 अक्टूबर के अंदर हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बच्चियां अगर स्कूल के अंदर जाएगी तो हिजाब पहनकर जाएगी या नहीं जाएगी करके। अक्टूबर महीने के अंदर ही मतलब इसका फैसला हो रहा था। अगर अदालत उस पिटीशन को फेंक देती और कहती कि नहीं, बच्चियां क्या कपड़े पहनकर जाना है जाओ, लेकिन पढ़ो, वो बहुत बड़ा संदेश गया होता उसमें मेरे हिसाब से। समृद्धि महामार्ग पर जो है लगातार हादसे हो रहे हैं, जान जा रहे। आज फिर 12 लोगों की जान गई है हादसे में। फिर मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर मुआवजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, इंसानी जान की कीमत कितनी सस्ती हो चुकी है। पिछले बार जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने साफ कहा था कि देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ इस डर से कि हमारी सरकार चले जाएगी तो दोनों भी मर्सिडीज़ गाड़ी के अंदर निकले नागपुर से। मीडिया इवेंट बनाया क्योंकि हमको उद्घाटन करना था उसका, लेकिन उसका एक्सीडेंटल स्पॉट्स जो थे जिसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी, वो एक्सीडेंटल स्पॉट्स क्लियर नहीं हुए थे। आज भी जब मैं औरंगाबाद से आया तो वैजापुर के अंदर रुके हमने, वो गाड़ियों के चिथड़े उड़ चुके हैं जिसके अंदर 12 लोगों की मौत हुई थी और भी ज़्यादा लोग काफ़ी ज़ख्मी थे करके उसमें। तो मेरा ये कहना है कि ये अब ऐसा हो गया है कि वो गरीब लोग हैं, मर गए तो यहाँ पे बैठे बैठे टीवी वालों को बुलाने का है, मीडिया वालों को बुलाने का है की जे मेलेले आहे त्यांच्यासाठी सरकार 2 लाख 3 लाख 50,000, बस इंसान की जान की कीमत इतनी हो गई है, यही काम है। आखिरी संदेश। एक पत्रकार ईमानदारी से अपनी आवाज़ उठाता है शील टाइगर वाले मसले को लेकर, जो बच्चे वाला मसला है, उसकी आवाज़ दबानी चाह रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे सर? उसके ऊपर भी एफआईआर की मांग की जा रही है। आपने जैसा बताया कि आप ये पूरे देश में गोदी मीडिया ने तो आवाज़ बंद कर दी, तब एक सोशल मीडिया ऐसे खबरें दिखाता है तो उस पर कार्रवाई करने की क्यों मांग हो रही है? उस पर भी देखिए, एफआईआर करने आज की तो मांग। आप देख रहे हैं कि हर जो भी सरकार के खिलाफ जो भी उनकी लाइन नहीं ले रहा है उनको कैसे दबाया जा रहा है। बड़े लेवल के ऊपर कभी ईडी का इस्तेमाल, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स का, और छोटे लेवल के ऊपर तो पुलिस वाले हैं ही आपके और हमारे पीछे पड़ने के लिए। अब हमारे ऊपर ये है कि हमने कितना डरना और